हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग क्या करेंगे कि एनसीईआरटी जो बुक है केमिस्ट्री का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 उसके जितने भी इनसाइड द एक्सरसाइज और एक्सरसाइज चैप्टर एंड होने के बाद जो एक्सरसाइज होंगे उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक तरह से समझिए ये जो सेशन है सिर्फ क्वेश्चन आंसर के लिए तैयार किया गया है। यहां पे जो क्वेश्चन होगा उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की जाएगी। अब हम बात करते हैं जैसे पेज नंबर 6 आप अपना क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक्स है उसका पेज नंबर 6 आप टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद उसमें जो सब पहला एक्सरसाइज क्वेश्चन है इनसाइड द चैप्टर कि व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। याद रखिए कंबशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं। मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, मेटल्स को आप बर्न नहीं कर सकते, बट मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल है जिसको हम बर्न करते हैं, राइट। तो अगर आप किसी चीज को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो याद रखिए वो कंबशन आता है। केमिस्ट्री के लिए एक स्पेशल वर्ड यूज होता है कंबशन। So combustion means anything that is going to combine with the oxygen comes under the combustion category। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। इसके लिए आपको जानना होगा कि मैग्नीशियम जो होता है उसका सिंबल होता है Mg, ठीक है। और Mg जो होता है ये मेटल होता है। अब मेटल की एक खासियत क्या होती है, राइट, कि अगर उसको आप मॉइस्चर के आसपास रख देंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मॉइस्चर के साथ कंबाइंड होके ऑक्साइड फॉर्म उसका बना देगा। जैसे अगर ये मैग्नीशियम है तो ये क्या करेगा, ये आसपास के मॉइस्चर से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। मतलब अगर आपने देखा होगा कि इस तरह से पतली सी मैग्नीशियम की रिबन होती है और जब आप उसको फर्स्ट टाइम देखेंगे तो उसके ऊपर व्हाइट कलर का एक धब्बा होगा, या अगर आप टच करेंगे तो आपके हाथों में एक व्हाइट कलर का पाउडर लगेगा। दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। अब वो अगर उस पे लेयर पे बैठा हुआ है मैग्नीशियम रिबन पे तो इजीली बर्न नहीं होगा, बहुत सारा टाइम लेगा बर्न होने के लिए। तो हम क्या करते हैं, सैंड पेपर से रब करके उसके ऊपर से हम क्लीन करते हैं। ये किस तरह से होता है, जैसे आपके घर में खिड़कियों में पेंट होता होगा ना, तो पेंट से पहले एक सैंड पेपर होती होगी ब्लैक कलर की, उससे क्या करते हैं खिड़कियों के ग्रिल पे रब करते हैं और उसके ऊपर जो जंग लगी होती है उसको हटा देते हैं और हटा के तब आयरन के ऊपर पेंट करते हैं। सेम उसी तरह से एक तरह से समझिए, बोला नहीं जाएगा लेकिन एक तरह से समझिए कि मैग्नीशियम के ऊपर एक तरह का रस्ट आ गया। तो जब आप बर्न करेंगे तो आप तो बर्न करने जाएंगे मैग्नीशियम, इसका मतलब ये थोड़ा है कि उस पाउडर को बर्न करेंगे, इसलिए सैंड पेपर का यूज किया जाता है और इसको रब किया जाता है। तो मैग्नीशियम बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है। ये इक्वेशन याद रखिएगा, जिनको समझ में आता है ठीक, नहीं तो बाकी बाय हार्ट करें, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन। और भी एक चीज याद रखिएगा कि जब हम मैग्नीशियम रिबन बर्न करते हैं तो प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। पहला नंबर तो ये व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न करेगा, दूसरा ये डेजलिंग साउंड देगा, डेजलिंग मतलब जिर 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 करके ये चलेगा, राइट। और ये जो जलने के बाद देगा वो मैग्नेटिक ऑक्साइड होगा, राइट, सॉरी मेटेलिक ऑक्साइड होगा, दैट इज बेसिक इन नेचर। और जो चीज बेसिक इन नेचर होता है, अब अगर इसको इसमें थोड़ा सा वाटर मिला के इसको मिक्स करेंगे और लिटमस पेपर यूज करेंगे तो याद रखिएगा जो आपके पास दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर, राइट ना। तो ये क्या करेगा, रेड को ब्लू कर देगा, रेड को ब्लू कर देगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे रिलेटेड और भी आ सकते हैं। पहला नंबर क्यों बर्न करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर जम गया है मॉइस्चर की वजह से, इस वजह से। क्लियर है ये क्वेश्चन, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, डाउट होगी तो आप पूछ सकते हैं। तो इससे 5 क्वेश्चन बनते हैं। एक, मैग्नीशियम क्यों रब करते हैं, बता दिया। सेकेंड, इसका बर्न होने के बाद कौन सा कलर आएगा, तो व्हाइट कलर आएगा। कैसा साउंड देगा, डेजलिंग साउंड देगा। जो प्रोडक्ट बनेगा वो एसिडिक या बेसिक इन नेचर होगा, तो 100% बेसिक इन नेचर होगा। इक्वेशन क्या है, तो ये, राइट। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन आपके बुक्स के अनुसार देख लीजिए। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है आपके बुक में पेज नंबर 6 चैप्टर 1 का, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब देखिए केमिकल इक्वेशन आपको बैलेंस करने के लिए दिया जाएगा, राइट। जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसके बारे में कुछ छोटी सी चीज बात आपको बता दें कि जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले लिया कि Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो इसके पीछे एक चीज याद रखिएगा कि जॉन डाल्टन साहब थे, उन्होंने कहा कि केमिकल रिएक्शन में एटम्स पार्टिसिपेट करेगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स नहीं करेगा। तो जब एटम पार्टिसिपेट करेगा तो फिर उन्होंने एक और बात कही कि एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो आप जानते होंगे यहां मैग्नीशियम का एक एटम, यहां ऑक्सीजन का 2 एटम, राइट। ये दोनों कंबाइंड होकर क्या बनाया, MgO, राइट, एक बनाया। अब यहां पे जो एरो के पीछे वाला साइड है, एरो है, इसके साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो रिएक्टेंट साइड है ना वो रॉ मटेरियल है एंड प्रोडक्ट वो डिजायरेबल सब्सटेंस है। अगर इस एरो को हम ऐसे लिखेंगे तो इसके पीछे अभी भी क्या होगा, रिएक्टेंट, एंड इधर क्या होगा, प्रोडक्ट। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता व्हाट इज द डायरेक्शन, एरो के सामने प्रोडक्ट और एरो के पीछे हमेशा रिएक्टेंट होगा, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उनका था जॉन डाल्टन साहब का कहना कि एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब अगर इधर मैग्नीशियम 1 है तो इधर भी मैग्नीशियम 1 होना चाहिए। इधर ऑक्सीजन अगर 2 एटम है तो इधर भी 2 होना चाहिए, बट इधर कितना है, 1। तो आपको क्या करना है, बैलेंसिंग द इक्वेशन, जो 2 चीजें हमेशा याद रखना है, एक करना है और एक नहीं करना है। क्या करना है कि आपको पता होगा अलजेब्रा में कि x है, x के आगे जो भी प्रोडक्ट होते हैं या जो भी हम रखते हैं नंबर, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। मतलब इस एरिया को x के आगे, तो कह रहा है मैग्नीशियम के आगे ये, ऑक्सीजन के आगे ये, इस MgO के आगे ये। मतलब जहां जहां मैंने एरो लगाया है, ठीक है, वहां आपका मन जो करे, जो नंबर रखने का करे वो करिए, 1 2 3 4 5 जो भी नंबर मन करे वो रखिए, आपकी मर्जी। बट Mg यानी यहां पे कोई नंबर नहीं रखेंगे, और अगर कोई नंबर होगा तो उसको कम भी नहीं करेंगे। मैं बताता हूं, जितने भी तरह के एटम है उसके नीचे आप कुछ भी नहीं करेंगे। नीचे में आप यहां पे कुछ नहीं करेंगे, इस 2 को नहीं छेड़ेंगे, यहां जो ऑक्सीजन है उसके नीचे नहीं छेड़ेंगे, राइट। आपके मन में आ सकता है, क्या आ सकता है भाई, आपके मन में आ सकता है कि सर Mg प्लस O2 गिव्स MgO। क्या दिक्कत है सर, इस 2 को 1 कर देंगे, इधर अपने आप बैलेंस हो जाएगा। नहीं, नहीं कर सकते, इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयड हो जाना, राइट। तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट एरिया में कोई भी नंबर घटा बढ़ा सकते हैं। अब कैसे घटाएंगे बढ़ाएंगे वो तो बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। सो बैलेंसिंग द इक्वेशन के बहुत सिंपल से टर्म कंडीशन है कि कोई भी कोफिशिएंट एरिया में आप नंबर बढ़ाइए घटाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो इसका नीचे वाला एरिया आप देख रहे हैं ना, उसको टच नहीं करना है। अब हम लोग आते हैं सिंपल से कंसेप्ट पे। हमारा पेज नंबर 6 में पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है बैलेंसिंग द इक्वेशन से, कहता है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। अब याद रखिए हाइड्रोजन जो है ना वो हमेशा एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहता, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता क्योंकि नॉन मेटल है। H2 प्लस Cl2, ठीक है ना। पहला कह रहा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब बैलेंस करिए। आपके मन में क्वेश्चन 1-2 होगा कि सर आपको कैसे पता हाइड्रोजन मतलब H2 लिखे, आपको कैसे पता क्लोरीन मतलब Cl2 लिखे, और आपको कैसे पता HCl मतलब HCl लिखे। देखो ये चीजें आप लोगों को क्लास 9th में बताई गई है, राइट। यहां ये नहीं बताई जाएगी। आप या तो क्लास 9th को रिवाइज करिए या इसके लिए हमको अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाना होगा।
यहां अगर आपको लगता है कि नहीं सर समझ में नहीं आता, तो आप अपना दूसरा पावर यूज करिए, दैट इज द मेमोराइजिंग पावर। कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। या तो आप इसको समझ जाइए, समझने के लिए 9th क्लास में जाइए, वहां पे चैप्टर नंबर 3 है केमिस्ट्री का, वो रिवाइज करिए। नहीं तो बस याद कर जाइए, दैट इज द फाइनल सॉल्यूशन। जितना समझ में आए उसको समझिए, और नहीं तो याद करिए, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। आप जान लीजिए इस पूरे क्लास 10th में एचसीएल मुझे लगता है 10 से 15 बार लिखने पड़ेंगे, तो अपने आप याद हो जाएगा। अब बात करते हैं इस पॉइंट पे। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे? यहां पे H2 का मतलब हुआ क्या कि हाइड्रोजन के 2 एटम हो गए, हाइड्रोजन के 2। उसी तरह से Cl का मतलब, Cl2 का मतलब क्या होगा? क्लोरीन के 2 एटम हो गए। तो बड़ा सिंपल सा बुक्स कहता है कि आप LHS लिखिए एरो के इधर, और इधर RHS लिखिए, ठीक है, और लिखिए हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, बस वो नंबर डाल दिए। इधर HCl कितना है भाई? तो हाइड्रोजन H1 और Cl1, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1। अब हमने कहा कोफिशिएंट बदलो, कोफिशिएंट बदलो। अगर यहां 2 रखेंगे, अब 2 रखेंगे तो यहां 2 से मल्टीप्लाई, अगर हमने यहां 2 रखा तो यहां मल्टीप्लाई विथ 2, ठीक है। यहां 2 रखा, इसका मतलब यहां मल्टीप्लाई विथ 2, और यहां 2 रखेंगे, इसका मतलब यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो। जब इस तरह के मॉलिक्यूल्स हो और उसके कोफिशिएंट में कोई नंबर रखते हैं, तो वो नंबर दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा, याद रखिएगा। H के लिए भी ऐसा मत समझ लेना कि ये 2 सिर्फ H के लिए है, नहीं, ये 2 इस H के लिए भी आया और इस Cl के लिए है। तो जब हम RHS एरिया में लिखते हैं तो दोनों जगह 2 लिखते हैं। क्लियर? अगर आप इसको समझ गए होंगे तो आपको समझ में आ गया कि इक्वेशन तो बैलेंस हो गया। इधर H2 है, इधर हमको 2 करना है, तो इधर 2 कर दिए तो 2 आया। इधर क्लोरीन 2 है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 2। अब ये 2 कहां रखेंगे भाई? तो ये रखेंगे यहां कोफिशिएंट एरिया। जैसे ही रखेंगे आपको बैलेंस इक्वेशन मिल गया। दिस वन इज द बैलेंस इक्वेशन ऑल्सो, मतलब H2 plus Cl2 gives rise to 2HCl. That is the balancing the equation. इस तरह से अभी दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, वो और अच्छे से समझ में आएगा। बट आप लोग कहां जाके फंसेंगे मालूम है? आप लोग कहीं नहीं फंसोगे, एक ही जगह फंसो। सर ये Cl कैसे हुआ, हाइड्रोक्लोरिक का मतलब क्या हुआ? कुछ याद भी करनी होगी आपको। जैसे ही आप याद करेंगे, या वहां जाके समझिए या याद करिए, यही दो उपाय है, या तो समझ के बनाओ या याद करो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं। अब जो पेज नंबर 6 में हमारा दूसरा थर्ड नंबर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड नंबर क्या है? बैलेंसिंग द इक्वेशन। बेरियम क्लोराइड्स प्लस एल्युमिनियम सल्फेट गिव द बेरियम सल्फेट टू द एल्युमिनियम। कहता पहले इक्वेशन लिखिए और उसके बाद बैलेंस करिए। तो अब यहां क्या है ना, ये तुम्हें याद करना होगा। मुझे पता है कि जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो तुम सीधे कहोगे सर ये याद कैसे लिखे। देखो ये होगी, समस्याएं आएंगी आपको समझने में कि सर ये होता कैसे है। कुछ चीजें टाइम पे छोड़ते हैं, यहां आप अपनी मेमोरी पावर का यूज करिए, उसको याद कर जाइए। जैसे बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला मुझे याद है, BaCl2, ठीक है। क्यों होता है? तो 9th में इसका आंसर दिया हुआ है कि बेरियम जो होता है Ba, उसका वैलेंसी होता है 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो दोनों मिलके क्या बना? BaCl2। सेम वे में एल्युमिनियम सल्फेट, बाबू इसका फॉर्मूला याद रखना, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, प्लस गिव्स रेज टू बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। देख लीजिए, ये एक्चुअल इक्वेशन है, ये बैलेंस नहीं है, बट इसका ट्रांसलेशन है। ये जो लैंग्वेज में लिखा हुआ इक्वेशन, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हमने केमिकल इक्वेशन को लिखा। अब हमें इसको बैलेंस करनी है। बैलेंस करने का अपना बड़ा सिंपल सा तरीका है भाई कि LHS और इधर के लिए कर देंगे RHS। क्या है भाई? तो इधर Ba है, कुछ नहीं तो 1, क्लोरीन के लिए 2, एल्युमिनियम के लिए Al2,
एंड सल्फेट SO4, ये पूरा हम ले रहे हैं, याद रखो ये ब्रैकेट के अंदर है ना, इसलिए पूरा हमने लिया है। तुम सोचोगे सर सल्फर अलग लिखिए ऑक्सीजन, लिख सकते हैं लेकिन थोड़ा लेंथी होगा, तो हमने ब्रैकेट के अंदर को 1 माना, सीधा SO4 को उठा लिया, और कितना है 3, तो इसलिए हमने यहां 3। अब क्या करेंगे, इधर आते हैं भाई, तो इधर हमारा Ba है सर 1, SO4 पूरा SO4 एक साथ लिए 1। अच्छा तुम सोचोगे सर S अलग क्यों नहीं लिखते, वो क्यों नहीं लिखते? सुनो, जब आप बैलेंसिंग का इक्वेशन करेंगे ना तो धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा कि SO4 हमेशा जब भी होता है ना एक साथ होता है, तो क्यों ना हम उसको एक साथ लें। अब जितने एग्जाम्पल देखोगे हर जगह, जैसे H2SO4 तो SO4 एक साथ आता है, तो इस वजह से हम उसको एक ही मान के चल रहे हैं, तो हमने SO4 लिखा, ना कि S अलग O अलग। अब यहां पे क्या है, एल्युमिनियम Al1 और Cl3। अब देखो बड़ा सिंपल सा बैलेंसिंग क्या है, पहले हम देखते हैं तो बेरियम बैलेंस है, इधर LHS1 तो RHS1, इसलिए टेंशन ही नहीं। क्लोरीन इधर 2 और क्लोरीन इधर 3। अब मामला फंसा कि आखिर क्या नंबर डाले, कि इसमें क्या नंबर मल्टीप्लाई करे और इसमें क्या नंबर मल्टीप्लाई करे कि दोनों सेम हो जाए। तो अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 तो 2 1 जा 2, नहीं 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 जा 2 4, और 2 में 3 1 जा 2 इक्वल टू 6, तो ये 6 हो रहा है, ये 4 हो रहा है, मैच नहीं कर रहा। कहता है आप यहां दोनों जगह कोई नंबर मल्टीप्लाई करिए, कोई फर्क नहीं, इक्वल टू हमेशा सेम आना चाहिए। तो 2 3 जा 6, और यहां 3 2 जा 6। अब ये 3 कहां लिखोगे भाई, तो क्लोरीन कहां है, यहां। आप बीच में नहीं लिख सकते, नीचे नहीं लिख सकते, तो कहां लिखोगे, यहां। तो हमने यहां और यहां लिख सकते हैं, ये पूरी तरह से फ्रीडम है, तो हमने यहां 3 लिखा। जैसे ही 3 लिखा ये बेरियम बदल गया, क्यों बदल गया, ये 3 इसके लिए भी आएगा, तो चलो बढ़ गया, इसलिए इसको 3 कर दिए, अभी कर दिए। और इधर 2 बढ़ाया, तो RHS में देखते हैं कहां क्लोरीन है, यहां, तो यहां तो बढ़ा नहीं सकते, बीच में बढ़ा नहीं सकते, इसलिए स्टार्टिंग में 2 रख दिया, ठीक है। जैसे ही 2 रखा तो एल्युमिनियम बढ़ गया, तो Al इंटू 2 इक्वल टू, बात समझा, क्यों अभी कर लिए, पहले ही करके टेंशन फ्री। अब फिर से मिलाएंगे, बेरियम इधर 3, इस तरफ 1, मामला गड़बड़ा गया। अब इसको करो फिर बैलेंस। आप कहेंगे सर पहले तो 1 था, अब ये 3 हो गया, फिर अब करना होगा, हाँ करना होगा। दोनों साइड जितना घटे बढ़े कोफिशिएंट में घटाइए बढ़ाइए, फाइनली जब सब बैलेंस हो जाएगा तभी आप शांत होंगे। तो इधर 3 है, तो चलो भाई इधर 3 कर दिए, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता, 3 कर दिए तो हो गया 3। अब मामला होगा कि सर ये 3 कहां लिखेंगे, तो यहां लिख नहीं सकते, यहां लिख नहीं सकते, इसके नीचे नहीं, तो कहां, कोफिशिएंट। जैसे ही 3 लिखोगे SO4 बढ़ जाएगा 3। क्या कहें, यहां भी जो चीज कहे वही बात यहां करें, मैं बात को चेंज नहीं कर रहा, इसलिए समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे ही यहां 2 किए तो ये 2 दोनों के लिए हो गया, तो जैसे यहां 3 किए तो ये 3 अब सबके लिए हो गया। तो सल्फेट को हमने माना 1, तो इसके लिए 3 इंटू 1 इक्वल टू कितना होगा, 3 हुआ, हो गया। जो नंबर घटाना बढ़ाना था, फिर से एक बार बराबर चेक करते हैं। LHS बेरियम 3, इधर 3, क्लोरीन इधर 6, तो क्लोरीन इधर 6, एल्युमिनियम इस तरफ 2, तो इस तरफ 2, सल्फेट इस तरफ 3, तो इस तरफ 3। खत्म क्या, ये रहा आपका बैलेंस्ड इक्वेशन, ये रहा, क्या रहा भाई, 3BaCl2 plus Al2SO4 whole thrice gives raised to 3BaSO4 plus 2AlCl3। ये हमारा बैलेंस इक्वेशन। इस तरह से आप क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन को बैलेंस करेंगे। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग पेज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, पेज नंबर 6 से। ये बड़ा सिंपल सा, ये तो बहुत सिंपल होगा, बट यहां भी तुम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड में सरप्राइज होंगे, सर क्या है। तो आते हैं, सोडियम का सिंबल होता है Na, वाटर का सिंबल होता है H2O, सबको मालूम होगा,
क्या देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, सो NaOH, एंड गिव्स टू हाइड्रोजन H2। हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में लिखना। एरो ऊपर लगाने का मतलब ये गैस, यहाँ एरो मैंने क्यों लगाया? गैस के रूप में ऊपर जाता है, आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है, वो लिखने की आदत है, इस वजह से एरो मैंने लगा दिया। ये एरो क्यों लगता है? आप केमिकल इक्वेशन में पढ़े होंगे, आप केमिकल इक्वेशन में पढ़े होंगे कि एरो नीचे की ओर लगेगा, मतलब प्रोडक्ट क्या है? ये प्रेसिपिटेट है जो सेटल हो रहा है, सेटल डाउन होगा केमिकल रिएक्शन में। आपने एरो ऐसे पढ़ा होगा, मतलब ये गैसियस फॉर्म में है, इसका मतलब एरो का मतलब होता है गैसियस। जैसे मैंने अभी हाइड्रोजन के बगल में लगाया ना, इसका मतलब क्या? ये गैस के फॉर्म में है, ये बनेगा और बबल्स बन के वाटर के अंदर, या अगर फ्री रहेगा तो ऐसे ऊपर चला जाएगा। ट्रायंगल मतलब होता है हीट, किसी चीज को टेम्परेचर देना, या हम लोग डिग्री सी में लिख देते हैं तो इट इज द सिंबल ऑफ टेम्परेचर। हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहां पे सोडियम लिखा ना, तो सोडियम के बगल में हम S लिख देंगे तो सॉलिड फॉर्म में है, राइट। यहां H2O है, अगर इसके बगल में ब्रैकेट लिख दोगे G तो H2O स्टीम के फॉर्म में होगा, अगर L लिख दोगे तो लिक्विड के फॉर्म में होगा। तो याद रखिएगा, ये सब तरीका है इक्वेशन जो है प्रॉपर तरीके से लिखने का। तो ये सिंबल आप ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पे ये काम आता है, राइट। आपने इस बुक में पढ़ा है, इस एक्सरसाइज में इसको पढ़ना है। मैंने बता दिया कि अपर एरो मतलब गैस, लोअर एरो मतलब प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में बताया गया, बाद में बात करेंगे उस पर। अब आते हैं सोडियम रिएक्ट विथ H2O NaOH होल्ड बैस। याद रखना, ये एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है। एक्सप्लोसिव इन नेचर मतलब सोडियम को जैसे ही पानी में रखोगे वो आग पकड़ लेगा, इसलिए सोडियम को हमेशा केरोसिन के अंदर या अमलगम। अब अमलगम क्या होता है? सिंपल सी भाषा समझो, इसको रिएक्ट होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कुछ केमिकल का पेंट चढ़ा देते हैं या उसको कवर कर देते हैं, जिससे क्या होता है, वो रिएक्ट ना करे। सीधी सी बात है। तो ये एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है, बहुत प्रिकॉशन की जरूरत होती है इस रिएक्शन को करने के लिए। अब आते हैं, इसको बैलेंस करना है, बस अपना सिंपल सा फंडा है भाई, LHS RHS। क्या भाई? LHS RHS। LHS में सोडियम Na कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है भाई? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। इधर आ जाओ, यहां Na कितना है भाई? 1। O कितना है? 1। H कितना है? अब यहां कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। याद रखना, जो तरीका बताते हैं ना कंफ्यूजन भगाने के लिए, मुझे पता है कुछ अच्छे बच्चे जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी वो इस चीज को फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कैच कर लेंगे और इजीली बैलेंस कर लेंगे। जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं होगी वो कंफ्यूज करेंगे। तो वैसे बच्चे जो थोड़ा मैथमेटिकली पुअर है उनके लिए ये तरीका अपनाना है, सबके लिए नहीं। जो मैथमेटिकली थोड़ा पुअर है वो ये तरीके को अपनाए। क्या? तो H। अब देखो यहाँ पे H1 है और यहाँ पे 2 है, तो तुम क्या लिखना? 1 और थोड़ा दूर लगा के 2 हो गया ना। 1 + 2 बिकम 3। जो अच्छे बच्चे हैं, जिनकी मैथ अच्छी है, वो सीधा 3 लिख सकता है RHS में, और जिनकी मैथ कमजोर है वो क्यों, वो अभी समझ में आ जाएगा। 1 + 2। अब तुम देख लो किस कैटेगरी में आते हो, ठीक है। इस तरह से लिखना, इसका मतलब भी 3 और डायरेक्ट 3 लिखने का मतलब भी 3। अब बैलेंस करेंगे, इधर सोडियम 1, इधर सोडियम 1, इधर हाइड्रोजन 2, ठीक है, और इधर हाइड्रोजन 2 + 1, ठीक है। ऐसा क्या करे कि हमारा वो हो जाए, सही हो जाए। तो अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 2 बिकम 2 और 2 + 2 बिकम 4। याद रखना, इसका प्रोडक्ट कितना आएगा? 4। अगर इसमें हम कम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 1 जा 1 2, जैसो के तैसे। हम इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देते हैं 2, तो हमको कितना आया? 4, जो इसके बराबर हो जाता है ना, इधर वाले 4 के बराबर। 1 × 2 + 2 बिकम 4। तो हम क्या करेंगे, ये वाले 4 को और ये वाले मान के चले बैलेंस है, तो इस 2 को कहां लिखेंगे? तो हाइड्रोजन यहां है, यहां दे दिया। अब जैसे ही यहां दिया ऑक्सीजन बढ़ गया, इस 2 कोएफिशिएंट के बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन कितना बढ़ा? 2। अब ऑक्सीजन भी हो गया 2।
आप कहेंगे कि सर इसको क्यों पहले किए, यही तो छोड़, नहीं, जिधर नंबर बढ़ा उधर का पूरा बैलेंस कर दो। अब इधर 2 किस में आया, ये 1 वाले हाइड्रोजन के, मतलब यहां बढ़ाना है 2, यहां मत बढ़ाइएगा, ये 1 वाले हाइड्रोजन के लिए हमने किया। तो यहां लिख नहीं सकते, अंदर लिख नहीं सकते, यहां नहीं लिख सकते, कहां लिखेंगे, आगे। कितना, 2। जैसे ही 2 लिखा तो सोडियम का 2 बढ़ गया, जैसे ये 2 लिखा O का 2 बढ़ गया, H का तो 2 हमने बढ़ा ही दिया है। तो ये कितना हो गया भाई, 2, ये कितना हो गया, 2। अब फिर से बैलेंसिंग करो, यहां सोडियम कितना, 1, इधर कितना, 2, बढ़ाना होगा, कितना, तुम लोग अब समझ गए होंगे, 2। अब ये 2 कहां बढ़ाएंगे, नीचे, तो बढ़ाने के लिए मैंने शुरू में ही मना कर दिया, कोफिशिएंट एरिया में बढ़ाएंगे 2, क्योंकि ऑलरेडी 2 बढ़ा दिए, इसमें बढ़ाने की जरूरत नहीं। अब तो सोडियम 2, सोडियम 2, हाइड्रोजन 4, 2 1 जा 2 प्लस 2 4, ये भी 4 है, बहुत बढ़िया। और ऑक्सीजन 1:2, यहां 1:2, मतलब ये हमारा हो गया नया बैलेंस इक्वेशन। 2Na plus 2H2O gives rise to 2NaOH plus H2, राइट। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ये एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है। सोडियम और पोटेशियम जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो हमेशा एक्सप्लोसिव इन नेचर होगा, राइट ना। सो इसको क्या करना है, पूरे प्रिकॉशन के साथ किया जाता है इस एक्सपेरिमेंट को। नॉर्मली टिल क्लास 10 इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मना है, सीनियर क्लासेस बच्चे कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं क्लास 10 तक में। सो अंडरस्टैंड, ये बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का एक तरीका होगा। ऑलरेडी बुक होनी चाहिए, पेज नंबर 6 देखेंगे, उसी में जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ ए स्टेट सिंबल। अब देखो, जो अभी थोड़ी देर पहले एरो ऊपर नीचे वाला बता रहे थे, उससे रिलेटेड है कि स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब एक रिएक्शन आपको लिखना है और उस रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस भी करना है। और बैलेंस करने के साथ साथ क्या करना है, आपको कुछ सिंबल यूज करने हैं और उस सिंबल के बेस पे बताना है कि वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, सॉल्यूशन फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। मतलब अभी थोड़ी देर पहले जो एरो वाली बात बताए थे ना, वही चीजें करनी है। अब वो कैसे करेंगे, तो हम पहले इक्वेशन आते हैं। कहता है पहला कि सोडियम सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। याद रखना, सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि किसी भी केमिकल को जब आप उसमें पानी मिला देंगे और उसको कंप्लीटली डिसॉल्व कर देंगे तो उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। मतलब आपको याद होगा लैब में कि एक टेस्ट ट्यूब होती है और उसको उसमें थोड़ा सा बेरियम क्लोराइड डाल दिए और यहां तक वाटर भर दिए, भर के इसके माउथ को क्लोज करके सेक किए तो क्या हुआ, पूरा लिक्विड फॉर्म में बन जाना, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो वो लिक्विड फॉर्म में बेरियम क्लोराइड आ गया। बेरियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट बाय नेचर, तो ये 100%, जैसे नमक पानी में घुल जाता है वैसे 100% इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो बड़ा सिंपल तरीका है बेरियम क्लोराइड। ये है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला BaCl2। देखो सेम क्वेश्चन में ये दूसरी बार बेरियम क्लोराइड आ रहा है, याद कर लोगे ना, समस्या ही खत्म हो जाएगी। और याद रखना है, अभी से जितना एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कम से कम 10 टाइम तो अभी आएगा, ये इस वीडियो में 10 टाइम आ जाएगा बेरियम क्लोराइड, BaCl2 BaCl2 BaCl2, याद कर जाओ, राइट। सो बेरियम क्लोराइड, और ये किस फॉर्म में है भाई, ये लिक्विड फॉर्म में है क्योंकि इसमें पानी मिला दिए। अब इसके दो तरीके हैं, या तो SOL लिख दो सॉल्यूशन, या ब्रैकेट में दे दो L, L मतलब लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। उसको क्या कहता है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या होता है भाई, तो प्लस Na2, सोडियम के लिए Na2SO4, सोडियम सल्फेट। ये भी किस फॉर्म में है, तो ये पानी में डिसॉल्व करके इसका भी सॉल्यूशन बना दिया, तो इसके लिए इसको भी लिक्विड फॉर्म में कर दिए, दोनों केमिकल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। अब आते हैं वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। देखो वर्ड क्या बोला, इनसॉल्युबल ऑफ बेरियम सल्फेट। अब ये जब दोनों को रिएक्ट करोगे, दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया,
ये टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें हमने डाल दिया BaCl2 अप टू यहां तक पानी जैसा लिक्विड है, ठीक है। दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें हमने क्या डाल दिया Na2SO4 पाउडर फॉर्म में था, पानी डालने की वजह से ये क्या हो गया लिक्विड फॉर्म में हो गया, पानी जैसा दिखाई देगा। जब इस दोनों टेस्ट ट्यूब को एक दूसरे के इसका पानी लेके इसमें या इसको लेके इसमें मिलाते हैं तो एक प्रोडक्ट बनेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई, क्या प्रोडक्ट बनेगा? वो जो प्रोडक्ट बनेगा इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल मतलब पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। जैसे चूना है, चूना को पानी में घोलते हैं ना तो कुछ देर तो लगता है घुल जाता है, पर कुछ देर छोड़ दोगे तो चूना का पानी क्या होगा, चूना क्या होगा नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर रह जाएगा। उसी तरह से इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट बनता है, बेरियम सल्फेट BaSO4। देखो अभी थोड़ी देर पहले यूज हुआ था एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, हुआ था ना, तो आ गया ना याद, फिर से याद कर लोगे तो टेंशन ही खत्म। सर ये कहां से आया, वहां भी कहां से आया, वहां भी चौंक रहे हो, यहां भी चौंक रहे। अरे सर पता है बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला Ba, तो इसको याद करना बहुत जरूरी है। तो बेरियम सल्फेट, अब ये क्या है इनसॉल्युबल, याद है ना, इनसॉल्युबल के लिए एक एरो नीचे करके बताए, इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं प्रेसिपिटेट भी, ठीक है ना। इनसॉल्युबल मतलब पानी में घुला नहीं, जो चीज पानी में घुलेगा नहीं वो क्या होगा सेटल डाउन। आप कहेंगे सर पानी में घुला नहीं, ये क्या मतलब? देखो बेरियम क्लोराइड लिक्विड मिलाए थे, पानी के साथ डिसॉल्व, वाटर के साथ डिसॉल्व होके सॉल्यूशन बना, ये वाटर के साथ डिसॉल्व होके सॉल्यूशन बना, दोनों को मिला दिए, दोनों को मिला दिए तो पानी थोड़े ही, वाटर थोड़े ही डिसअपियर हो जाएगा, वो तो टेस्ट ट्यूब में होगा ना। तो जब दोनों को मिलाते हैं तो रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद केमिकल जब जो प्रोडक्ट बनता है उसका एक केमिकल सेटल डाउन हो गया, दैट इज अ BaSO4, और दूसरा केमिकल का क्या होता है भाई, एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl बनेगा, जो सॉल्यूशन होगा वो पानी में 100% डिसॉल्व रहेगा, जो कि NaCl बनाएगा। क्लियर है? आप बुक्स जरूर देखिए, उसमें इसी तरह से दिया हुआ है कि solution of barium chloride and sodium sulfate in a water react to give a insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। ये आपका इक्वेशन हुआ, राइट। याद रखिए ये कौन सा इक्वेशन है, हम 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन, राइट, केमिकल डिकम्पोजिशन, केमिकल डिस्प्लेसमेंट एंड केमिकल डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये कौन सा है डबल डिस्प्लेसमेंट, इसका क्लोरीन यहां, इसका सल्फेट यहां, तो 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक बार क्लोरीन का और एक बार सल्फर का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बैलेंस करने के लिए कहता है, तो ये तो बहुत सिंपल है भाई। ये इक्वेशन हुआ LHS क्या है भाई, Ba इक्वल टू 1, Ca इक्वल टू 2, इधर क्या है Na कितना 2, SO4, तो SO4 याद है ना, बोले हैं 1 लिखना है, लिख दिए। इधर आइए RHS क्या है भाई, Ba 1, SO4 1, Na 1, Cl 1, बस सिंपल है, बैलेंस करो, Ba1 Cl2, यहां Cl1, ठीक है भाई। पता है क्या करना है, 2 इक्वल टू 2। अब ये 2 यहां पे लिख दिए, तो इस 2 को यहां लाओगे ना, कहां पे लाओगे, इसके साथ, बीच में लिख नहीं सकते, नीचे लिख नहीं सकते, तो यहां लिख दिया। जैसे ही 2 यहां लिखा, अब सोडियम का बदलो बिना सोचे समझे, क्योंकि ये 2 तो सोडियम के लिए भी हो गया, अब सोडियम हो गया 2। अब जितना कार्यक्रम है फिर से शुरू करो, फिर Ba1 Cl2 Na2 SO4 1 हो गया बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस है, कोई कंफ्यूजन नहीं। Ba1 neither created nor destroyed, Cl2 Na2 SO4 1 हमारा बैलेंस इक्वेशन, समझे? मतलब इस क्वेश्चन को अगर आप बनाते हैं तो हमारा 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। पहला, किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक। दूसरा, ये सिंबॉलिक लगाना था, वो लगा दिए, सिंबल से पता चल रहा है ये लिक्विड फॉर्म है, ये लिक्विड फॉर्म है, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म।
मतलब ये जो केमिकल है ना वो पानी में जाके सेटल डाउन हो रहा है, नीचे बैठेगा, थोड़ी देर टेस्ट ट्यूब को अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे नीचे बैठ जाएगा, और ये तो वाटर में डिसॉल्व रहेगा। साथ में बैलेंसिंग इक्वेशन कर लिए। ये कौन से टाइप, तो डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट, ये यहां से टूटता है, ये यहां से टूटता है, ये यहां आएगा, ये यहां आएगा। दैट इज द थिंग। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, अब हमारा पेज नंबर 6, अगेन क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन ए वाटर, राइट। अभी थोड़ी देर पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड पे हुआ है, वहां याद कर लेंगे, यहां दिक्कत नहीं आएगी। कुछ तो याद करना होगा। देखो अभी क्या है ना, तुम जिस कैटेगरी में हो, जिस क्लासेस में हो, जहां पढ़ना है तुम्हें, वहां ये सब फॉर्मूला तो याद करना होगा। पूरे चैप्टर में हार्डली 10 या 12 फॉर्मूला होंगे, राइट। और हर फॉर्मूले को एक बार कॉपी में लिख लो, कॉपी के कॉर्नर में, और अधिक नहीं 10 से 12 बार बोल बोल के लिखो, अपने आप याद होगा। जैसे ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या लिखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सही लिखे है ना। हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब इसको याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, या तो समझ जाओ, नहीं तो क्या करो, फिर लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, लिखो, बोलो, लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम, देखना याद ही हो जाएगा। और जब याद हो गया तो भाई वो सब चीज इजी लगती है दुनिया। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको आपको याद करना है। शुरुआती समय में याद करिए, बाद में इजी हो जाएगा, समझने लगोगे। तो अब आते हैं हम लोग इस पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन ए वाटर, NaOH, लिक्विड फॉर्म में है, वाटर बोला है इसलिए लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, ये होता भी लिक्विड फॉर्म में है। रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बड़ा बढ़िया, HCl तो होता ही है लिक्विड फॉर्म में, देखे होंगे सर, जो लैब में एक्सपेरिमेंट कराते होंगे तो वहां देखे हो ना, HCl लिक्विड फॉर्म में होता है, तो लिक्विड के लिए हमने L लगा दिया। टू प्रोड्यूस सोडियम सॉल्यूशन, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, अच्छा, NaCl, जो नमक, ये क्या है, नमक, NaCl। पानी में ऑलरेडी यहां भी वाटर, यहां भी वाटर, दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में था, मिला दिए, बना NaCl, क्या रहेगा, लिक्विड फॉर्म में, तो यहां लिखो L, ना गैस ना प्रेसिपिटेट, कुछ नहीं, ये भी क्या रहेगा, सॉल्यूशन फॉर्म में। प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, वाह, प्लस H2 प्लस H2, ठीक है। देखो ये बहुत फेमस रिएक्शन है, याद रखना, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिएक्शन, मतलब दुनिया में कहीं जाओगे ये फिक्स है। अब आते हैं, पहले तो समझ गए, ये H2O तो लिक्विड है, तो लगा दो लिक्विड, गैसियस रहता तो G, हवा में ऊपर उड़ते रहता तो एरो ऊपर वाला, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में। अब आइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl, इसको बोलते हैं बेस, और इसको क्या बोलते हैं, एसिड। बेस और एसिड जब रिएक्ट करता है तो हमेशा बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, बेस प्लस एसिड प्लस सॉल्ट प्लस वाटर। देखो बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, 2 नंबर का आएगा तो एग्जाम्पल लिखना रहेगा, तो यही एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, राइट ना। तो ये ऐसा नहीं है कि ये इसी चैप्टर में, ये अगले वाले चैप्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड बेस सॉल्ट में, राइट। इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, समझ में आएगा, लेकिन याद रखना इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, स्पेशल नाम है। साथ में ये तो फेमस है ही, मैंने बोल ही दिया, यूनिवर्सल मतलब सबके लिए सेम, कोई एक्सेप्शन नहीं, कुछ नहीं इसमें। अब आते हैं, अब इसको क्या करता है, बैलेंस करते हैं, बहुत बढ़िया है। हम LHS और इधर RHS,
सोडियम Na कितना भाई 1, ऑक्सीजन O1। अब यहां H, याद है ना क्या बताए थे, जिसका मैथ अच्छा 1 + 1 2, जिसका मैथ कमजोर 1 और थोड़ा दूर लिख के 1, ठीक है, ये 1 इसके लिए, ये 1 इसके लिए। क्लोरीन Cl कितना भाई 1, ये तो ब्रैकेट में है, लिक्विड फॉर्म में है। RHS Na कितना है 1, Cl 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। क्लियर है? अब देखो सोडियम 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2, 1 + 1 2, क्लोरीन 1। वाह, तो लोग तो बहुत लकी है जी। ये तो इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। मेहनत तुम्हारी बच गई, मेहनत नहीं बच गई, दिमाग दौड़ाओ। एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो फटाक से इसको बोलना बैलेंस इक्वेशन, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। नहीं तो लगा देना टाइम इसको बैलेंस करने में, अरे नहीं बैलेंस हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन दे। देखिएगा जब एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, वहां भी कुछ ऐसे इक्वेशन होंगे जो ऑलरेडी बैलेंस्ड होंगे, बस उसको देखना है, फटाक से लिख देना है नीचे, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। सो बैलेंस इक्वेशन इज NaOH HCl, दैट इज द NaCl gives product along with the H2। क्लियर? तो ये हमारा पेज नंबर 6 का टोटल क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग अगले पेज पे जाते हैं, जहां जो इनसाइड द एक्सरसाइज क्वेश्चन है उस पर डिस्कशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी क्या है ना कि इस पार्टिकुलर चैप्टर में पेज नंबर 10 पे जो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है इनसाइड द एक्सरसाइज, उस पर डिस्कशन हो रही है हमारी। तो पेज नंबर 10 पे ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। चैप्टर 1 केमिस्ट्री साइंस का बुक है जो क्लास 10th का, कहता है अ सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, कोई एक सब्सटेंस है जिसका सॉल्यूशन मतलब उसमें वाटर को मिला देना, राइट ना। और जब किसी भी सब्सटेंस में वाटर मिलाते हैं तो उसके ब्रैकेट में L लिक्विड लिखते हैं या एक्वा AQ भी लिखते हैं, याद रखो। जैसे हमने वहां लिखा था ना NaOH, बगल में लिक्विड लिख दिया, इसको आप और भी कुछ लिख सकते हैं NaOH, और वाटर फॉर्म में तो AQ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। वहां छूट गया था इसलिए मैंने बता दिया, L भी लिख सकते हैं और एक्वा मतलब वाटर सॉल्यूशन। अब आते हैं, सो अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड ऑफ व्हाइट वॉश। बहुत क्लियर कर दिया, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन है, एक ऐसा लिक्विड है जिसको घर में पेंट करने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, व्हाइट वॉश और पेंट में अंतर है। व्हाइट वॉश मतलब जो पहले की दीवार होती थी उस पर बस उजला रंग का चूना कर देना, हिंदी में समझो चूना कर देना। चूना मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, वो जो सब्सटेंस है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। उसको जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, और डिसॉल्व हो जाने के बाद व्हाइट कलर का एक लिक्विड बनाएगा। उस लिक्विड को लेते हैं और दीवार पे पेंट करते हैं। दीवारों पे पेंट करते हैं तो दीवार उजले कलर का दिखाई देता, राइट। इसीलिए इसको व्हाइट वॉश कहते हैं, राइट। तो यहां मैंने क्लियर कर दिया कि अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड टू व्हाइट वॉश। ये इंफॉर्मेशन, ये प्योर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में नंबर्स ऑफ टाइम आया है। नंबर्स ऑफ टाइम मतलब शुरू में जब बोर्ड के एग्जाम होते थे जहां वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन उतना अपने लिए जगह नहीं बनाता था, वहां हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता था, खूब पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो इंफॉर्मेशन है केमिकल का नाम, जिसका नाम है व्हाइट वॉश के रूप में यूज किया जाता है। नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। बहुत अच्छा, तो फॉर नेम क्या है केमिकल, 1 का आंसर लिख रहे हैं। क्या आंसर है भाई, तो कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला कैल्शियम CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखना CO3 को कार्बोनेट बोला जाता है, और कैल्शियम तो मेटल है,
मान लो पूछेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, CO3 मतलब होता है कार्बोनेट। तो जो व्हाइट वॉश के लिए जो चीजें यूज की जाती है दैट इज ए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्लियर? नेम द सब्सटेंस X, अ सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X। आप इसका सॉल्यूशन यूज करेंगे जो कि सेकेंड वाले इक्वेशन में क्लियर हो जाएगा, तो उसका यूज व्हाइट वॉश के लिए करेंगे। सेकेंड कहता है राइट द रिएक्शन ऑफ ए सब्सटेंस X नेम्ड इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये है एवर विथ वाटर। बहुत बढ़िया। अब देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी का आंसर क्या है भाई? CaCO3 रिएक्ट विथ वाटर, तो ये बनाता है हमारा क्या प्रोडक्ट? CaOH, ओके, होल ट्वाइस प्लस CO2। ये गैसियस फॉर्म में रहेगा, निकल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ वाटर गिव द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, यही दीवार पे चढ़ेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड तो बबल के रूप में, गैस बाहर के रूप में निकल जाएगा। गांव भर में देखे हो, क्या देखे होगे? एक बड़ा सा डब्बा लेते हैं, उसमें चूना पत्थर लाते हैं बोरे में और यहां भर देते हैं, और इसमें क्या करते हैं? पानी को डाल देते हैं, वाटर को। जैसे ही वाटर को डालोगे ये बबल्स देना शुरू होगा। वो बबल क्या होता है? हाइड्रोजन गैस उससे निकलता है, और वो जो लिक्विड बच जाती है व्हाइट कलर की, जिसको हर आधे घंटे के बाद ऐसे मिलाना होता है पेंट को व्हाइट वॉश करने से पहले, दैट इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका हिंदी नाम है स्लैक्ड लाइम। हिंदी नाम नहीं कह सकते, इसको इंग्लिश नेम ही कहेंगे क्योंकि इंग्लिश में है, लेकिन ये पूछा जाता है। आपको बहुत बार एग्जाम में क्या करेगा? सीधे दे देगा कि स्लैक्ड लाइम, तो फॉर्मूला याद रखिएगा CaOH होल ट्वाइस। इसका एक्चुअल नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको और क्या बोलते हैं? स्लैक्ड लाइम। ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 रिएक्ट विथ वाटर गिव CaOH होल ट्वाइस, दैट इज द सॉल्यूशन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 10। स्टूडेंट्स अब सुनिए, पेज नंबर 10 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम द गैस। वाई, ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछता है कि वाई डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड टू द अदर, नेम द गैस। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। आपको ध्यान में है एक्टिविटी 1.7 क्या है? आप बुक्स में देख लीजिए, अदरवाइज मैं ड्रॉ करता हूं। क्या है भाई? हमारे पास एक जार है, इस जार के नीचे 2 होल किया हुआ है, और इसके अंदर कुछ इस तरह के रॉड लगे हुए हैं, और इसको क्या किया गया है? एक बड़े से टेस्ट ट्यूब के साथ कवर कर दिया गया। एक बड़े से टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब का साइज सेम, कवर कर दिया गया है, और इसको कनेक्ट कर दिया गया है बैटरी से। बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, और इसके अंदर एक लिक्विड डाल दिया गया। लाइक ये लिक्विड क्या होता है? वाटर प्लस इसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में एसिड, या थोड़ी सी मात्रा में सॉल्ट, या थोड़ी सी मात्रा में बेस। क्यों? बिकॉज द वाटर जो होता है ना, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है, और प्योर फॉर्म ऑफ जो वाटर होता है, सॉरी प्योर फॉर्म ऑफ वाटर नहीं, वाटर को बोला जाता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब वाटर क्या करेगा ना, पानी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जाने नहीं देगा। क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि सर घर में जो मग में पानी है उसमें उंगली डालेंगे और करंट डालेंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा? बिल्कुल लगेगा। मैं बात कर रहा हूं प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, लाइक डिस्टिल वाटर, रेन वाटर, जब एटमॉस्फेयर में इंटर नहीं करता है, ये सब प्योर फॉर्म वाटर है, और 100% ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, इसको इम्प्योर बनाने के लिए थोड़ा सा सॉल्ट मिला देते हैं। आपके घर में जो वाटर होता है ना, उसमें ऑलरेडी सॉल्ट मिला होता है, राइट? मे बी कैल्शियम क्लोराइड हो, मे बी किसी तरह का मैग्नीशियम हो, किसी तरह का सॉल्ट हो, इस वजह से वो इम्प्योर फॉर्म रहता है, प्योर फॉर्म नहीं रहता। सो इम्प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं, क्या नाम कहते हैं,
कंटेनर, ये तो या तो ग्लास का होगा या प्लास्टिक का होगा। इस पूरे सेटअप को, ठीक है ना, हम लोग बोलते हैं क्या पता है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या होता है भाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर? जिसमें क्या करते हैं, H2O को डीकंपोज करते हैं, तोड़ते हैं, और क्या बनाते हैं? H2 हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस O2। याद रखिएगा, जब ये डीकंपोज होगा, जब ये टूटेगा, तो जो अमाउंट ऑफ टेस्ट ट्यूब है, जो टेस्ट ट्यूब में अमाउंट कलेक्ट होगा, तो आप देखेंगे कि जो ऑक्सीजन होगा O2, अगर वो यहां तक होगा, इतना ही जगह तक कलेक्ट हुआ है, तो जस्ट उसका डबल क्या होगा? H2। जस्ट उसका डबल क्या होगा? H2। क्वेश्चन आएगा ऐसा क्यों? क्योंकि ये 2:1 के रेशियो में रहता है। क्लियर? जरा समझते हैं इसको। आप समझ गया ये एक्सपेरिमेंट क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब क्वेश्चन में फिर से आते हैं। तो ये हमारा एक्टिविटी नंबर 1.7 है। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम लोग why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity इतना double to the amount of collected in other, name the gases। जो डबल हो रहा है वो हाइड्रोजन है, ठीक है, और दूसरा गैस क्या है? ऑक्सीजन है। जिसमें डबल कलेक्शन हो रहा है वो हाइड्रोजन, और जिसमें कम कलेक्शन हो रहा है दैट इज ए ऑक्सीजन। कहता है वाई ऐसा होता? बिकॉज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है। यहां पे वाटर क्या होता है? डीकंपोज होता है। डीकंपोज मतलब ब्रेक डाउन। आप पढ़े हैं ना, पढ़े हैं रिएक्शन, उसी का ये पार्ट है। आप डीकंपोज कैसे करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ हीटिंग। आप हीट करके, इलेक्ट्रिसिटी पास करके, बाय द हेल्प ऑफ लाइट ऑल्सो गोइंग टू डीकंपोज। सो ये सारे तरीके होते हैं किसी भी केमिकल सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करना। तो जैसे वाटर होता है, तो यहां वाटर को हम क्या कर रहे हैं? ब्रेक डाउन कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो क्यों ब्रेक डाउन हुआ? ड्यू टू पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? समझ गए आप लोग? ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसी चैप्टर का पेज नंबर 30 में इनसाइड द एक्सरसाइज क्वेश्चन है, उसके डिस्कशन पे आते हैं। राइट? अब क्वेश्चन क्या है उसका कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। बराबर है? मतलब अगर आपको एक्टिविटी याद होगा, एक टेस्ट ट्यूब लिए थे, इसमें हमने कॉपर सल्फेट डाल दिया। पता है ना कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला? CuSO4। CuSO4 याद रखिएगा। कॉपर सल्फेट जो होता है वो हमेशा ब्लू कलर में होता है। राइट? CuSO4 क्या होगा? हमेशा ब्लू कलर में। ऐसा क्यों होता? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होता है। अगर आप कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का है उसको लेके टेस्ट ट्यूब में गर्म करेंगे तो वाटर इवेपोरेट कर जाएगा और व्हाइट कलर का सॉल्ट छोड़ देगा। तो ये बेसिकली कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का इसलिए होता है क्योंकि इसमें वाटर अवेलेबल होता है। नहीं हो तो लैब में चेक कर लीजिए, गर्म करिए व्हाइट हो जाएगा, पानी मिलाइए फिर ब्लू हो जाएगा। इसीलिए इसको बहुत सारे जगह पे ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं। ब्लू विट्रॉल। तो हमने वाटर लिया, दैट इज ए ब्लू इन कलर। अब इसमें क्या करते हैं? एक आयरन नेल डीप करते हैं। आयरन नेल जैसे ही डीप करेंगे तो ये आयरन जो है रिएक्ट करना शुरू करेगा किससे? कॉपर सल्फेट से। अच्छा, जब ये रिएक्ट करेगा तो एक नया प्रोडक्ट बनाएगा, दैट इज ए FeSO4। बात को समझिए, इसने क्या करना शुरू किया? रिएक्ट करना शुरू किया। तो पहले कॉपर सल्फेट था, आयरन रखने की वजह से अब प्रोडक्ट बनाएगा FeSO4। अब ये क्या करेगा कि अगर पहले कलर था ब्लू तो फेरस सल्फेट की वजह से अब ये धीरे धीरे ग्रीन होना शुरू हो जाएगा। कलर जो है कॉपर सल्फेट का वो फेड होना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कंसेप्ट आता है। अब क्या है डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन? तो जरा इक्वेशन से समझेंगे कि CuSO4 प्लस आयरन Fe
आयरन क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है किसको, कॉपर को, और उसका जगह जाके खुद ले लेगा और क्या बनाएगा, FeSO4 प्लस कॉपर इंडिपेंडेंट कर देगा। जैसे यहां ये आयरन इंडिपेंडेंट था, कॉपर, तो आयरन ने किसका जगह ले लिया, कॉपर को। आयरन ने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को। इस वजह से इसका नाम है क्या, इस वजह से इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन आएगा कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, तो वही वाली कंसेप्ट, एक्टिविटी सीरीज याद करिए। आपके टीचर ने जरूर बताया होगा एक्टिविटी सीरीज फॉर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आप उसको प्रेफर करिए, राइट। उससे आपको पता चल जाएगा कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। तो ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये होता है ब्लू और ये होता है ग्रीन। तो आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो दो आंसर इसके हो सकते हैं। एक, बिकॉज आयरन डिस्प्लेस द कॉपर एंड टेक द प्लेस ऑफ कॉपर एंड मेकिंग ए प्रोडक्ट फेरस सल्फेट, ये भी कर सकते हैं। या आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बनाता है एंड दैट आयरन सल्फेट कलर इज ए ग्रीन। So you have the two answer as your choice. You can mention the first one or you can mention the second one. The reason for color change is that iron displaces the copper and making a new product, that is a ferrous sulfate, and it has the color of green. That's why the color is going to be changed. Understand? So this way you can write the answer of this question. अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि give the example of other than the activity given 1.10 1.10 में जो एक्टिविटी दी गई है उसके अलावे क्या आप कोई दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो व्हाट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें क्या होता है कि दो जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं ब्रेक होते हैं और एक एक्सचेंज करता है दूसरे के साथ, दूसरा करता है अगले के साथ। जैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। पहला नंबर तो वो समझ लेते हैं कि वो कौन सा एग्जाम्पल है, तो वो एग्जाम्पल है कि जब सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, इसका एक्वा सॉल्यूशन लेंगे, मतलब इसमें पानी मिला हुआ होना चाहिए सॉल्यूशन, या तो L लिखो या AQ लिखो, एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब एक्वा मतलब इसके अंदर पानी मिला हुआ है। सोडियम सल्फेट लेके उसको हम कंबाइन किसके साथ करते हैं, बेरियम क्लोराइड, BaCl2, देखो फिर आ गया BaCl2 तीसरी बार, एक्वा सॉल्यूशन, या L भी लिखोगे तो ये लिक्विड फॉर्म, तो ज्यादा अच्छा एक्वा सॉल्यूशन क्योंकि वाटर में मिला होता है एक्वा सॉल्यूशन। गिव्स रेज टू, ये क्लोरीन यहां आ जाएगा, सल्फर यहां आ जाएगा, तो क्या हमें देगा, हमें देगा NaCl प्लस BaSO4, ये देगा, ठीक है। फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन हमको यहां लिखना होगा 2NaCl, ठीक है। तो यहां पे क्लोरीन 2, इस 2 की वजह से यहां पे क्लोरीन 2, सोडियम 2, सल्फेट 1, Ba1, Ba सल्फेट 1। ये है तुमको एक्टिविटी नंबर कितना, एक्टिविटी नंबर 1.10 में दिया हुआ। अब तो बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो, कैसे भाई, तो एक बहुत फेमस जो बताया था यूनिवर्सल न्यूट्रलाइजेशन, नहीं ये छोड़ो, दूसरा एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन का रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट का, दूसरा एग्जांपल देने के लिए। तो लिखिए फटाफट दूसरा एग्जांपल। इसका दूसरा एग्जांपल है कि पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, ये दिया हुआ है, इसको नहीं लिखना है, ये वाला लिखोगे, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr रिएक्ट विथ AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, लिक्विड फॉर्म में होगा, राइट। रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 गिव्स रेज टू KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, and at the same time gives rise to, देखो इक्वेशन, at the same time gives rise to AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, हुआ ना। अब ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये टूटा, यहां से ये टूटा,
ये इसके जगह पे, ये इसके जगह पे। तो सिल्वर पोटेशियम ब्रोमाइड ब्रेक डाउन, AgNO3 ब्रेक डाउन, एक्सचेंज टू इटसेल्फ, और पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करके पोटेशियम नाइट्रेट एंड सिल्वर ब्रोमाइड बनाता है। दैट इज योर अनदर इक्वेशन ऑफ डबल डिस्पर्शन। ओके, अंडरस्टैंड? गुड। ओके, अब हम लोग आज का जो लास्ट टॉपिक है पेज नंबर 13 पे वो करने जा रहे हैं। आपको दो इक्वेशन दिए हुए हैं, इसमें से बताना है कौन ऑक्सीडेशन के लिए जाता है, कौन रिडक्शन के लिए। बड़ा सिंपल सा, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन को आप निकाल दीजिए तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। या ऑक्सीजन को निकाल दो, पहले वाले में ऐड कर रहे थे, अब यहां निकाल रहे, ऑक्सीजन को निकाल दो और हाइड्रोजन को ऐड कर दो, कहा जाता है रिडक्शन। सो देयर आर टू टाइप्स, यहां ध्यान रखना है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन प्लस O मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और माइनस H मतलब हाइड्रोजन निकल रहा है। दूसरा है रिडक्शन। क्या हो रहा है रिडक्शन में, ऑक्सीजन निकल रहा है और हाइड्रोजन क्या हो रहा है। अब आपको रिकॉग्नाइज करना है, बड़ा इजी है। देखो यहां था सोडियम, पहले सोडियम से अब क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम से क्या बना, सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसलिए क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहां कॉपर ऑक्साइड है और यहां हाइड्रोजन है, क्या बनाता है, कॉपर प्लस H2O। तो देखो कॉपर में ऑक्सीजन था, कॉपर में से ऑक्सीजन निकल के क्या बच गया, कॉपर, तो ऑक्सीजन माइनस हो गया, तो इसलिए ये रिडक्शन होगा। ये क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, सो ये रिडक्शन रिएक्शन है और ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। क्लियर, समझ गए? सो दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी डिस्कस of this exercise. Thank you. I am going to make a one more video to you. That is the only the exercise, the end of the chapter. Whatever the exercise question is there, the same way I will discuss all the question. Right now. So this one is your video number 1, where you are going to get that all the solution of this question inside the exercise. Now I will go to the outside the exercise. But keep in mind what. one error, you cannot say that the error, but एक जगह इस वीडियो में आप देखेंगे क्या कि जो लिक्विड सॉल्यूशन है जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये वाटर में डिसॉल्व है, तो वहां L भी लिख सकते हैं और AQ भी लिख सकते हैं, एक्वा भी लिख सकते हैं और L भी लिख सकते हैं एज ए सिंबॉलिक वे में। तो इसका ध्यान रखिएगा, कभी अगर कोई इस तरह की बातें होती है तो आप प्लीज आर्गुमेंट नहीं, अगर लिक्विड है, वाटर है, सॉल्यूशन है, एक्वा वहां लिखेंगे, नहीं एल भी लिख सकते हैं। दैट आई सेड। थैंक यू।